हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम वेमेन स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले एडवाइजेबल है आप अपने हिंदू लॉज के पेयर एक्ट अपने पास रखें। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक फ़ीमेल हिंदू जो होती है, अगर वो इंटरस्टेट मरती है यानी कि विदाउट विल, तो उनकी प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन कैसे होगा। आज हम देखेंगे, हम एक हिंदू फीमेल की जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उनके पास प्रॉपर्टी के राइट्स कैसे आए और कौन कौन से राइट्स, किस तरह के राइट्स उनके पास विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी हैं। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट और उसके बाद सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हम सेक्शन 14 से शुरुआत करते हैं पहले लेक्चर की। अंडर ओल्ड हिंदू लॉ, जो पुराना हिंदू लॉ था, उसमें जो वेमेन थी उनके पास बस राइट था टू डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। और यहाँ पर प्रॉपर्टी जो थी वो थी उनका स्त्री धन। सिर्फ उनके जो राइट्स थे उनके स्त्री धन तक ही लिमिटेड थे। वो अपने स्त्री धन को एब्सोल्युटली डिस्पोज ऑफ कर सकती थी। अपने स्त्री धन की वो एब्सोल्यूट ओनर थी, उसके अलावा वो किसी चीज़ की ओनर नहीं थी। उसके बाद हमारे पास आया हिंदू वेमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, जिसने ये बोला कि अगर किसी वेमेन के हस्बैंड की डेथ होती है और वो विडो बन जाती है तो जितना भी शेयर उनके हस्बैंड को पार्टीशन में मिलना था वो उस शेयर की लिमिटेड ओनर बन जाएगी। अब अगर पार्टीशन नहीं हुआ है हस्बैंड की डेथ से पहले तो नोशनल पार्टीशन करेंगे और जो भी हस्बैंड को शेयर मिलता तो वो वेमेन को अलॉट हो जाता। लेकिन यहाँ पर वेमेन को खाली एक लिमिटेड ओनर बनाया गया था। लिमिटेड ओनर का मतलब है ना तो वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकती थी किसी को बाय वे ऑफ गिफ्ट, सेल, मॉर्गेज, कुछ भी नहीं कर सकती थी। एलिनेट नहीं वो प्रॉपर्टी कर सकती थी, बस उसको एक्सक्लूसिवली उसका पोजीशन एंजॉय कर सकती थी। जो भी उससे रेंट्स या कुछ भी चीज़ें आ रही हैं उनको एंजॉय कर सकती थी, पर एब्सोल्यूट ओनर नहीं माना गया था। डिस्पोज ऑफ करने के राइट्स नहीं दिए गए थे। फिर हमारे पास थोड़ा सा चेंज आया वेमेन की पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी। वो आया हमारे पास सेक्शन 6 जो 2005 की हमारी जो अमेंडमेंट एक्ट थी हिंदू सक्सेशन एक्ट की, उसके द्वारा इंसर्ट किया गया था। यहाँ पर डॉटर्स को कोपासना बना दिया गया बाय बर्थ, और सर्वाइवरशिप का जो रूल था जो हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा उसे अबॉलिश कर दिया गया। अगर कोई भी क्लास 1 एयर फीमेल या फिर कोई भी मेल रिलेटेड हुआ क्लास 1 एयर फीमेल जिंदा है तो उस केस में फीमेल्स को प्रॉपर्टी मिलती थी और सर्वाइवरशिप के थ्रू प्रॉपर्टी डिवॉल्व नहीं होती थी। हाउएवर, जेंडर जस्टिस टू प्रॉपर्टी को जिस सेक्शन ने इनिशिएट या फिर स्टार्ट किया विमेंस के केस में, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में हमारे पास है, वो है सेक्शन 14। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 14 ज़रा निकालें और इसे रीड कीजिए। जहां हम 1937 के एक्ट के थ्रू एक वेमेन को बस एक लिमिटेड ओनर मानते थे अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उस केस में। लेकिन अगर 1937 में ऐसा कुछ हुआ है, किसी वेमेन के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उनके पास प्रॉपर्टी उनके पोजीशन में आ गई है, तो जो आपके पास 1956 का एक्ट था हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, वो बोलता है कि अगर वेमेन के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है उनके पोजीशन में तो उस दिन से फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वो उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर बन जाएंगी और वो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल सेल, गिफ्ट, मॉर्गेज, कुछ भी कर सकती हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। और इसके अलावा अगर कोई वेमेन 1956 के बाद कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, एक तो हमने बात कर लिया एक्ट से पहले वेमेन के पास आ गई थी एज लिमिटेड ओनर, वो उसके एब्सोल्यूट ओनर में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर 1956 की एक्ट के बाद वेमेन कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो वो भी उसकी एब्सोल्यूट ओनर होंगी। उसको एब्सोल्यूटली जिस मर्जी अपने हिसाब से वो डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। हाउएवर, ये तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 की बात थी। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में एक राइडर है। सेक्शन 14(2) ये बोलता है कि अगर वेमेन को ये जो प्रॉपर्टी वेमेन ने एक्वायर की है ये किसी ग्रांट, गिफ्ट, किसी भी राइट के थ्रू एक्वायर की गई है, पर वो राइट एक रिस्ट्रिक्शन के साथ उनके पास आती है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर नहीं कहलाएंगी, वो उसकी लिमिटेड ओनर ही होंगी। वो उसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, बस एक्सक्लूसिवली एंजॉय कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक हस्बैंड की डेथ हुई है, वो अपनी विल में लिख के गए हैं कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को मिल जाएगी फॉर ऑल पर्पसेस, तो वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर बन जाएंगे, वहाँ 14 सबसेक्शन 2 नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो अपनी विल में कह के गए हैं कि मेरी डेथ के बाद जो वाइफ है उनको इस प्रॉपर्टी का खाली लाइफ एस्टेट मिलेगा, लाइफ एस्टेट मतलब वो लिमिटेड ओनर होंगी, वो बस जब तक जिंदा है तब तक उसका पोजीशन एंजॉय कर सकती हैं, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी हस्बैंड के एयर, जिन्हें हम रिवर्जनर भी बोलते हैं, उनको पास ऑन हो जाएगी। तो इस केस में वो लिमिटेड ओनर है, वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती। यहाँ सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं 1937 एक्ट और फिर उसके बाद सेक्शन 14 ऑफ 1956 एक्ट ने वेमेन को
प्रॉपर्टी में राइट्स दी हैं, जेंडर जस्टिस विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी किया है। हाउएवर इसके बाद जो जेंडर जस्टिस को फर्दर ऑगमेंट करता है वो आपका है सेक्शन 6, जो फर्दर इसे एक स्टेप आगे लेके जाता है, जिसने डॉटर्स को कुपोषण बना दिया। आप अपनी बेयर एक्ट से सेक्शन 6 निकालें। सेक्शन 6 का खाली सबसेक्शन 1 रीड कीजिए। सबसेक्शन 1 साफ तौर से बोलता है सेक्शन 6 का कि फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट, क्योंकि सेक्शन 6 जो है वो एक अमेंडमेंट के 2005 के जो अमेंडमेंट थी उसके बाद इंसर्ट हुआ था नए तौर से। तो जो 2005 की अमेंडमेंट है, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट डॉटर्स आर ऑल्सो मेड कोपार्सनर्स बाय बर्थ। तो जैसे 3 डिग्रीज तक आपके मेल हेयर्स जो डिसेंडेंट होते हैं एक कॉमन एंसेस्टर से, वो कोपार्सनर्स माने जाते हैं, वैसे ही अब डॉटर्स भी मानी जाएंगी कोपार्सनर्स बाय बर्थ। अब ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, बड़ी ही सेलिब्रेटेड अमेंडमेंट थी विद रिस्पेक्ट टू जेंडर जस्टिस व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी अंडर हिंदू लॉ। लेकिन इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी उठ गई। कंट्रोवर्सी ये उठी कि क्या डॉटर्स को कोपार्सनर्स बाय बर्थ तभी माना जाएगा जब उनके फादर अलाइव हैं ऑन द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दिस अमेंडमेंट, जो कि थी 9/9/2005। क्या 9/9/2005 में अगर डॉटर के फादर जिंदा हैं तभी उन्हें कोपार्सनर माना जाएगा, या इवन इफ 9/9/2005 से फादर की पहले ही डेथ हो चुकी है तब भी उन्हें कोपार्सनर्स बाय बर्थ माना जाएगा? तो इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले डील किया प्रकाश वर्सेस फूलवती के केस में। यहाँ पर बोला गया था कि अगर 9/9/2005 की डेट पर, जिस दिन ये अमेंडमेंट इन्फोर्स हुई, उस दिन अगर फादर अलाइव हैं तो डॉटर को कोपार्सनर बाय बर्थ माना जाएगा। लेकिन इसका कॉन्ट्ररी हेल्ड किया गया द नम्मा वर्सेस अमर में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बोला कि इवन इफ फादर की डेथ हो चुकी है 9/9/2005 से पहले, तब भी डॉटर्स आर कोपार्सनर, क्योंकि यहाँ पर डॉटर्स को कोपार्सनर बाय बर्थ माना है। हाउएवर दोनों कॉन्ट्ररी जजमेंट्स थी और दोनों 2 जजेस बेंच जजमेंट थी। तो इसके बाद हमें एक फाइनल डिसीजन चाहिए था, इसका रेजोल्यूशन चाहिए था। तो वो हमें इसी साल 2020 में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में मिला है, जो एक 3 जज बेंच था, जहां साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने दमन्ना वर्सेस अमर की लाइंस पे ही डिसीजन दिया है और ये बोला है कि डॉटर्स आर कोपार्सनर्स बाय बर्थ एंड नॉट फ्रॉम 9/9/2005। तो 9/9/2005 से सिंस वो नहीं है कोपार्सनर्स और बाय बर्थ हैं, तो हमें फादर का देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या फादर 9/9/2005 को अलाइव थे या नहीं थे। तो हमें बस ये देखना है कि डॉटर जो है वो कोपार्सनर है बाय बर्थ है, जो कि इस अमेंडमेंट में साफ लिखा गया है। हमें फादर अलाइव है नहीं है 9/9/2005 को, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, विमेन स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी अंडर हिंदू लॉ, ये कैसे इवॉल्व हुआ और इसकी क्या करंट पोजीशन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, इस टॉपिक पर आपको मॉडल आंसर की एक PDF मिलेगी, जो कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। आपका अगला टेस्ट 21 सितंबर को है CPC का। आपको अगर मॉक टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करना है तो आप हमारा डेमो टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। और वहीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ 29 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, उसे भी आप ब्रोशर रीड कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।